स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है जया। थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के प्रेस्टिजियस एएफकेट एग्जाम के बारे में। एएफकेट का मतलब एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये इंडियन एयरफोर्स साल में 2 बार कंडक्ट करवाता है। एक फरवरी में इसका एग्जाम होता है और एक अगस्त में। अगस्त वाले एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन निकल चुका है और एप्लीकेशन 15 जून से भरना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स किन किन ब्रांचेस में अपने जो ऑफिसर हैं उनको एनरोल करता है। यानी मतलब आप जैसे लोग जो स्टूडेंट्स हैं वही आगे जाके ऑफिसर बनेंगे ना, तो वो कौन कौन सी ब्रांच में इंडक्ट होंगे और उस ब्रांच के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि मैंने बताया, आज हम बात करने वाले हैं एफकेट के बारे में। एफकेट मतलब एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ठीक है ना। सब कुछ जानने से पहले, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि नोटिफिकेशन 10 जून को निकल चुका है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं, क्या क्या डेडलाइंस हैं, एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब मिलेगा, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, वो सब जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है ना। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 15 जून से शुरुआत होने वाली है। ठीक है ना। और ख़त्म होगी 14 जुलाई को। यानी आपके पास पूरा का पूरा 1 महीना है फॉर्म भरने के लिए। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा, लास्ट दिन का बिल्कुल इंतज़ार मत कीजिएगा, कि जैसा कि आप जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है। हाँ, कुछ दुकानें खुल चुकी हैं, लेकिन फिर भी आप कोई रिस्क नहीं लीजिए। जैसे ही पोर्टल खुले, आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर फॉर्म भर दीजिए, फीस पे कर दीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। बेसिकली मैं तो कहूँगा कि आप आज से ही एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला है 19 से 20 सितंबर के बीच में। ठीक है ना। और एडमिट कार्ड भी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आ ही जाएंगे। तो लगभग आपके पास फुल 3 महीने हैं प्रिपरेशन करने के लिए। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी और एक अच्छे स्कोर के साथ आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। ठीक है ना। फीस की बात कर लेते हैं, तो एफकेट एंट्री के लिए 250 रुपये फीस है हर कैंडिडेट के लिए। और जो एनसीसी के लिए एंट्री के लिए या मीटरोलॉजी एंट्री के लिए अप्लाई कर रहा है, उसके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। ध्यान रहे, ये तीनों एंट्री अलग अलग हैं, तो आपको तीनों के फॉर्म अलग अलग भरने होंगे और तीनों की ही डेडलाइन और फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म वो एक ही डेट है। ठीक है ना। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि आप सोच रहे हैं एफकेट एंट्री भर दिया और आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट भी है, तो आपने एनसीसी एंट्री का सर्टिफिकेट फॉर्म नहीं भरा, तो आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। ठीक है ना। जो आपको एडवांटेज एनसीसी के थ्रू मिलने वाला था वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो ठीक है ना, एनसीसी एंट्री आप का फॉर्म जो है वो अलग से भरिए। और अगर आप एलिजिबल हैं तो तीनों मीटरोलॉजी का भी अलग से भर दीजिए। कोई फीस तो लग नहीं रही है, खाली एफकेट की फीस लग रही है। तो इसलिए अगर आप तीनों के लिए एप्लीकेबल हैं तो आप तीनों का फॉर्म भरिएगा। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं हम ब्रांचेस और एलिजिबिलिटी की। देखिए, बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको 4 ब्रांचेस बताई हैं, लेकिन ये 4 ब्रांचेस भी अलग अलग, जब आप एयरफोर्स के अंदर घुसेंगे तो आपको अलग अलग तरीके का काम दिया जाएगा। तो वैसे ही ब्रांचेस जो हैं वो बटी हुई हैं। अब फ्लाइंग ब्रांच है, फ्लाइंग ब्रांच में तो सिर्फ एक ही पायलट, जो पायलट होता है वही काम करता है। वही उसको जहाज उड़ाना है, एरोप्लेन उड़ाना है, और बस उसका काम यही है। लेकिन ग्राउंड ड्यूटी और दो ग्राउंड ड्यूटी के बाइफरकेट हो जाते हैं, एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल। अब टेक्निकल में इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है, इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ टेक्निकल काम करना है। सारे जहाज़ों के जो पार्ट्स होते हैं मरम्मत करनी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तो आप जब जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। बाकी बात आती है नॉन टेक्निकल की, तो नॉन टेक्निकल के लिए मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ। मीटरोलॉजी आप तो जानते हैं, जो वेदर से रिलेटेड होता है। अब पायलट, अब जहाज उड़ने वाला है, पायलट को कैसे पता लगेगा मौसम कैसा है, जहाज उड़ाना भी है कि नहीं, तो उसके लिए मीटरोलॉजिकल ब्रांच होती है। अब बात कर लेते हैं हम आगे, फ्लाइंग ब्रांच की एलिजिबिलिटी क्या है। तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबिलिटी है वो है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल।
यानी कि 11th-12th में आपको कि आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स नहीं होगी तो आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए एप्लीकेबल नहीं है। चाहे आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री हो, चाहे आप बीए कर रहे हो इस समय, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, चाहे बीकॉम कर रहे हो, चाहे और भी कोई या बीटेक कर रहे हो, एट 10+2 यानी 11th-12th में आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है, तभी आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना। एज लिमिट भी देख लेते हैं। एज लिमिट है 20 से लेके 24 साल तक। जब से कोर्स आपका कमेंस होने वाला है ये 1 जुलाई 2021 को, तो तब आपके जो एज होनी चाहिए वो मैक्सिमम 24 ईयर्स ही होनी चाहिए। 24 ईयर्स भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि आप 24 ईयर्स या 25 ईयर्स के हैं तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना। अब आगे बात कर लेते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की, ठीक है ना। अब ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात कर लेते हैं तो उसमें दो ब्रांचेस बटी हुई हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक्स और एक मैकेनिकल, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल किसमें, वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से आप क्या समझते हैं, वो ये पूरा एक लंबा प्रोसीजर है इसको समझने का। तो इसका पूरा नोटिफिकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दे दिया है, आप जाइए और गो थ्रू कीजिएगा। छोटा छोटा मोटा मोटा तौर पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए मिनिमम 60% मार्क्स इन फिजिक्स एंड मैथ्स इन 10+2, यानी 11th-12th में फिजिक्स, 11th-12th में नहीं सिर्फ 12th में आपके फिजिक्स और मैथ्स में 60% मार्क्स होना कंपलसरी है, ठीक है ना। और 4 ईयर ग्रेजुएशन की इंजीनियरिंग की डिग्री, ठीक है, या फिर इंटीग्रेटेड पीजी डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इंजीनियरिंग में जो जो कोर्स आते हैं वो उसकी लिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के एक लिंक में दे रखी है, आप उसमें जाइए और उसको गो थ्रू कीजिएगा पूरा। बेसिकली मैंने एक नोटिफिकेशन जो ओवरऑल प्रोस्पेक्टस होता है वो मैंने अपलोड कर दिया है टेलीग्राम के चैनल पर, तो आप एक मैंने लिंक दिया हुआ है, आप जाइए उसको गो थ्रू कीजिए अच्छे से। अगर आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है। सेम केस एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल की के लिए कि उसके लिए सेम मतलब 60% मार्क्स इन फिजिक्स और मैथमेटिक्स होने ही चाहिए आपके 12th क्लास में, ठीक है ना। और बाकी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। ये सिर्फ मैंने 3 आपको बताए हैं, बाकी पूरी लिस्ट जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ एक नोटिफिकेशन है, आप जाइए और उसको देखिए, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की। बेसिकली ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल यानी जो अदर देन टेक्निकल वर्क होता है उसमें जो विभाजन होता है वो नॉन टेक्निकल है। अब इसमें 4 ब्रांचेस होगी, एक एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच, एक लॉजिस्टिक, एक अकाउंट्स, एक एजुकेशन। अब एक एक करके थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं इसे। एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच में मतलब जैसे कि अब पायलट है, ठीक है, पायलट को ग्राउंड कंट्रोल भी चाहिए, ठीक है ना। तो ग्राउंड कंट्रोल कौन देगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहा है, जो नीचे ग्राउंड में बैठा है वही तो उसे कंट्रोल करेगा। अब एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच की फर्दर बाइफर्केशन है, वो मैंने आपको जो प्रोस्पेक्टस दिया है उसमें सब आपको मिल जाएगा, आप उसे प्लीज गो थ्रू कीजिएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसको जरूर देखिए, ठीक है ना। अब लॉजिस्टिक और अकाउंट्स, लॉजिस्टिक्स मतलब जितनी भी एयरफोर्स से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स होती हैं जिसपे ये सब काम चलता है, जैसे मान लीजिए आज एक रिकॉर्ड चाहिए कि कितनी फ्लाइट आई कितनी फ्लाइट गई, ठीक है ना, तो उस सब का रिकॉर्ड लॉजिस्टिक्स वाले रखते हैं, ठीक है ना। अब अकाउंट्स की बारी, अब अकाउंट्स में आप समझ रहे होंगे कि बीकॉम वाले जो होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाए, प्रेफर क्या, एक तरह से सिर्फ बीकॉम वाले ही अकाउंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अकाउंट्स ब्रांच के लिए, ठीक है ना। अकाउंट्स ब्रांच का काम क्या होता है, लेखा जोखा, यानी जितने भी एयरफोर्स में लोग काम कर रहे हैं उनके जो पेमेंट या और भी अलाउंसेस होते हैं उसका जो अकाउंट्स ब्रांच होती है उसका काम यही होता है, वही देखता है। अब एजुकेशन ब्रांच है, ठीक है ना। अब एजुकेशन ब्रांच सबसे मतलब एक तरह से कह सकते हैं एक अच्छी खासी ब्रांच है, मतलब उसमें ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, लेकिन उसके अंदर घुसने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उसके कैसे इंडक्ट हो एजुकेशन ब्रांच में उसके लिए भी मैंने पूरी एक नोटिफिकेशन मैंने आपको दे दिया है, प्रोस्पेक्टस दे दिया है लिंक में, आप उसे गो थ्रू जरूर कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ एजुकेशन ब्रांच वालों का काम क्या होता है। बेसिकली एजुकेशन ब्रांच का ये काम होता है, जैसे आप मान लीजिए कोई भी भर्ती निकली, एफ कैट को ले लीजिए,
ठीक है ना। तो अब उसका एग्जाम कैसे कंडक्ट कराना है, कहाँ कंडक्ट कराना है, सेंटर कहाँ पड़ेंगे, ठीक है ना। और जैसे XY का एग्जाम हुआ, तो ये सब जो एजुकेशन ब्रांच होता है, ये काम एजुकेशन ब्रांच का होता है, ठीक है ना। तो ये काम एजुकेशन ब्रांच करती है अच्छे तरीके से एकदम, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं एनसीसी स्पेशल एंट्री, ठीक है ना। अब इसको मैंने अलग से क्यों डिस्क्राइब किया, क्योंकि देखिए इसकी एलिजिबिलिटी थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है ना। हर कोई एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। एज लिमिट तो वही सेम है, 20 से 24 साल। एक एक्स्ट्रा चीज जो है वो है एनसीसी एयर विंग सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट। यानी अगर आप एनसीसी में हैं और आपके पास एयर विंग है, अब एनसीसी में 3 विंग होती हैं, बेसिकली 2 ही सब जानते हैं, एक आर्मी विंग और एयर विंग, ठीक है ना। तो एयर विंग में अगर आपके पास सीनियर डिवीजन का सी सर्टिफिकेट है, तो आपको एक तरह से डायरेक्ट आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आपको फ्लाइंग ब्रांच की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक तरह से फॉलो करना चाहिए। यानी आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फ्लाइंग ब्रांच का, कि 10+2 पे आपको फिजिक्स मैथ्स होनी ही चाहिए, वो आपके पास होनी ही चाहिए, तभी आप एनसीसी स्पेशल एंट्री में आप अपने आप को मतलब एक तरह से एलिजिबल हैं आप उसके लिए, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं मेट्रोलॉजिकल ब्रांच की। मेट्रोलॉजिकल ब्रांच बेसिकली क्या है, थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे जो ऑफिसर्स होते हैं वो मेट्रोलॉजिकल ब्रांच के होते हैं, क्योंकि आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही देखिए, जो बंदा पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा वो थोड़ा एजुकेटिव तो होगा ही ना, पोस्ट ग्रेजुएशन। और बाकी अगर आप पायलट्स को देखें तो डायरेक्ट आप एनडीए दीजिए और पायलट बन जाइए, उसमें आपको जो डिग्री मिलती है वो ग्रेजुएशन की ही मिलती है। अब बात करते हैं जो XY के जो एयर वॉरियर्स होते हैं, उनको किसकी डिग्री मिलती है, उनको मिलती है डिप्लोमा की, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा हाई क्वालिफाइड जो लोग या ऑफिसर्स होते हैं वो मेट्रोलॉजिकल ब्रांच के ही होते हैं। तो बेसिकली मेट्रोलॉजिकल ब्रांच के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 50% इन एनी वन ऑफ द साइंस सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। मतलब आपके पास साइंस सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स। अब ये साइंस के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन के लिए आपने कौन कौन से पढ़े हैं, क्या आप उनके अंदर आते हैं कि नहीं, वो पूरी लिस्ट मैंने आपको, ये जो मैंने आप प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है नोट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप उस लिंक पे जाइए और आपको सब मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल पे मैथ्स और फिजिक्स होना लाजमी है, और उनमें दोनों सब्जेक्ट में 55% मार्क्स होना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला, कि मैथ्स और फिजिक्स ग्रेजुएशन लेवल पे होनी ही चाहिए, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी भी साइंस सब्जेक्ट से आप पोस्ट ग्रेजुएशन करें, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पे मैथ्स और फिजिक्स होना आपके लिए बहुत जरूरी है। और ठीक है ना, और साथ ही साथ आपके पास 55% मार्क्स का स्कोर भी होना चाहिए, वो भी मिनिमम इन बोथ द सब्जेक्ट्स। आजकल का दौर ऐसा है कि 55% तो बहुत ही कम है, लोग 90% क्रॉस कर जाते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे। तो एक तरह से आपको आपके लिए मेट्रोलॉजिकल ब्रांच बहुत मतलब एक तरह से टफ है। एक अगर अगर आपके पास ये सब क्वालिफिकेशन है तो आप एक तरह से इजीली भी इसके अंदर घुस सकते हैं, ठीक है ना। अब एज लिमिट देख ली जाए, एज लिमिट जो है वो है 20 से 26 साल, यानी थोड़ा अब फ्लाइंग ब्रांच के लिए यंग जनरेशन चाहिए। अब इन्होंने मेट्रोलॉजिकल ब्रांच के लिए 2 साल और एक्सटेंड किए हैं 20 से 26 साल तक के लिए, ठीक है ना। तो मैंने आप सबको एक तरह से एक ग्लिम्स दे दिया सारी ब्रांचेस का एयरफोर्स की, ठीक है ना, उसके लिए क्या क्या काम होता है, एलिजिबिलिटी क्या है और एज लिमिट क्या है। अब बात कर लेते हैं लास्ट एक कुछ 4 पॉइंट्स की। ये 4 पॉइंट्स है फिजिकल कंडीशनिंग। मतलब आप एयरफोर्स में जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम मोटे ताजे होके जाएं, आपको एकदम एक तरह से फिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिट नहीं होंगे तो आप एसएसबी ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। आप एक क्राइटेरिया होता है कि इनको 1.6 किलोमीटर इन 10 मिनट्स आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, स्टेमिना आपको बहुत चाहिए 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में क्रॉस करने का। वरना अगर आप बिना प्रैक्टिस के जाएंगे तो लगभग आपको 12 से 15 मिनट तो लगेंगे एक 1.6 किलोमीटर दौड़ने में, ठीक है ना। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्किपिंग करिए, पुशअप्स मारिए, क्योंकि इससे आपका जो आर्म स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। क्योंकि एसएसबी में जब आप ग्रुप ऑब्स्टिकल टास्क करेंगे तो वहाँ पे एयरफोर्स में रोप क्लाइंबिंग भी होता है, तो रोप क्लाइंब के लिए आर्म स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिसका आर्म स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है वही उसे क्वालिफाई कर पाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पुशअप्स मारिए,
पुलअप्स मारिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए स्किपिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, ठीक है ना। तो ये सब फिजिकल कंडीशन आपकी बहुत एक हद तक होनी चाहिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में जा रहे हैं तो आपको चश्मा नहीं होना चाहिए। जैसा कि मेरा चश्मा लगा है, ठीक है ना, तो ऐसा चश्मा आपके पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाँ, उसमें एप्लीकेबल है चश्मे वाले, लेकिन अगर आपसे ज़्यादा कोई अच्छा आ गया, आपसे थोड़ा कम भी आ गया, लेकिन उसके चश्मा नहीं है, तो वो उसे प्रेफर करेगा, ठीक है ना। तो एक ये केस फंस जाता है, मेरे साथ भी हुआ था, वो आगे मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं मैरिटल स्टेटस की। तो जो लोग या जो कैंडिडेट्स 25 साल से कम उम्र के हैं, वो अनमैरिड होने चाहिए, ठीक है ना। या ठीक है ना, अब 25 साल से ऊपर के मैरिड हैं तो चलेगा, ठीक है ना। और अगर 25 साल के में अनमैरिड हैं, लेकिन वो पहले शादी कर चुके हैं, लेकिन उनका तलाक हो गया है या उनके स्पाउस की डेथ हो गई है, तो वो अब अनमैरिड है, तो वो एप्लीकेबल नहीं है। ये एक कंडीशन क्लॉज है। ये पूरी, जितना मैं आपको ये समरी दे रहा हूँ, ये एक पूरा प्रोस्पेक्टस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दे रखा है, तो प्लीज़ उसके अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। ताकि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एकदम आपके मतलब पूरा बैकग्राउंड अच्छा क्लियर होना चाहिए, ताकि कोई एग्जाम एकदम क्लियर होते ही, एसएसबी क्लियर होते ही कोई रुकावट ना आए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप फिजिकल कंडीशन अपनी देख लीजिए, मैरिटल स्टेटस देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये सब दोनों पॉइंट है। मैरिटल स्टेटस तो ज़्यादा कोई इशू नहीं है, फिजिकल कंडीशन ज़्यादा इशू रहता है। तो अपनी फिजिकल कंडीशन पहले ज़्यादा सुधारिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया, फिर एसएसबी भी आपने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन आप मेडिकल में गए, मेडिकल में आपके चश्मा मिल गया, तो सारी मतलब जो मेहनत है, पूरा प्रोसेस है, वो खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले ही आप प्रिकॉशन ले लीजिए। अगर आपके चश्मा लगा है तो अभी आप ऑपरेशन करा लीजिए, लेसिक सर्जरी करा लीजिए, तो आपका 1 या 6 महीने बाद वो एप्लीकेबल हो जाएगा। जब आप मेडिकल के लिए जाएंगे तो एकदम स्मूथली आपका मेडिकल निकल जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग का पूरा ग्लिम्स मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि पूरी जो एक पीडीएफ मैंने आपको लिंक में शेयर करी हुई है, आप प्लीज़ उसे जाके जरूर देखिएगा, ठीक है ना। अब ट्रेनिंग में क्या होता है, 74 वीक्स की ट्रेनिंग होती है, ठीक है ना। अलग अलग आप जैसे जाएंगे ब्रांच के अकॉर्डिंग आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है ना। अब ट्रेनिंग के बारे में पूरी जानकारी के लिए तो इतना तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग करी नहीं है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप प्रोस्पेक्टस जाइए, देखिए, ठीक है ना। अब पेमेंट की बात होती है, हाँ, पेमेंट आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग, आपकी जो रैंक होगी वो फ्लाइंग ऑफिसर की होगी, तो पेमेंट आपका मिल जाएगा कम से कम 55,000 अब आपका पेमेंट होगा स्टार्टिंग, ठीक है ना। तो एक तरह से फाइनेंशियल भी अच्छा है, और देश के लिए करने का कोई जज्बा है तो प्लीज़ आप ज़रूर जाइए एयरफोर्स में, ठीक है ना। अब ये जितना पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये एक पीडीएफ के फॉर्म में मैंने आपको बना के रखा हुआ है। आप गो थ्रू कीजिए, जाइए गो थ्रू कीजिए अच्छे से पूरा। मैं तो कहूँगा पहले फिजिकल कंडीशन अपनी चेक कीजिए। अगर आपकी थोड़ी भी दिक्कत है तो प्लीज़ पहले उसे सही कराइए, क्योंकि आप जानते हैं एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं, एसएसबी भी आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल जो है वो आप क्लियर नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप अपने, अगर चश्मा लगा तो चश्मा हटवाइए, स्टेमिना बढ़ाइए, पुशअप्स मारिए, ठीक है ना। अगर आपको जाना ही जाना है तो, ठीक है ना। तो एक तरह से ये मैंने आपको पूरा ग्लिम्स दिया पूरा। अगर आपको एक तरह से पूरा गो थ्रू करना है, पूरी जानकारी चाहिए, तो उसके लिए मैंने आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। वो दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो जल्द से जल्द जाइए और एफ कैट का फॉर्म भरिए। 15 जून से एप्लीकेशन पोर्टल खुल रहा है, बिल्कुल एंड टाइम का वेट मत करिए, पहले दिन ही जाके फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो या कोई भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड एफ कैट की या कोई और एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और इस एग्ज़ाम के जो नोट्स हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन को देखिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन, नोटिफिकेशन एंड ऑल सबका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, देखिए। और हाँ, हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए जाइए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एफ कैट आ रहा है नज़दीक। थैंक यू।